गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित कहानी संवदिया पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं या रचयिता हैं, यूँ कहें, वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है, यूँ कहें कहानी, उपन्यास, नाटक, जो कुछ भी लिखा है वो ज़्यादातर जुड़ा हुआ है ग्रामीण परिवेश से। तो ग्रामीण परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, एक आंचल से यानी आंचलिक कहानियाँ ये ज़्यादा लिखते हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र से मिली जुली कहानियाँ लिखते हैं। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे ये जो भी कहानी लिखते हैं वो क्षेत्र से संबंधित होती है, जैसे बिहार के जो किसी ज़िले से जुड़ी हुई हो गई, या यूँ कहें कि वहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई हो गई। इस तरह की कहानियाँ, अंचल विशेष की कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। तो संवदिया भी इसी पर आधारित है, और किस मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई ये कहानी है, इस पर हम चर्चा आज करेंगे। इस कहानी से जुड़े हुए मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। ये कहानी जो है वो मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण पहचान प्रस्तुत करती है। यानी मानवीय संवेदना, ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं, मानव के जो इमोशंस हैं, आप यूँ कहें, या संवेदनाएं हैं, वो कैसा बर्ताव करता है, भाव क्या होते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और वो गहनता से किया गया है, गहराई में जाकर किया गया है, विलक्षण है। यानी ऐसे लक्षण जो मानवीय संवेदना के, जो फणीश्वर नाथ रेणु ने संवदिया में डाले हैं, वैसे लक्षण कहीं और दिखाई नहीं पड़ते। इसी के साथ इस कहानी में असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, और उसके दुख और करुणा की, पीड़ा की, यातना की सूक्ष्म परख जो है वो रेणु ने इस कहानी में की है। तो कैसे एक नारी जो है वो कैसे अपना जीवन यापन करती है, किस प्रकार की संवेदनाएं उसके मन में होती हैं, कैसे वो अपना घर त्याग कर, विवाह कर किसी दूसरे परिवार में आती है, और ताउम्र जो है वो वहीं रहती है, और अपने परिवारजनों से वो वापस नहीं मिल सकती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किलों में ही क्यों ना हो। इसी के साथ इस कहानी में हरगोबिंद है। हरगोबिंद जो संवदिया है, यानी संवाद पहुंचाता है। तो गांव में ये पहले प्रथा होती थी कि किस प्रकार से जो संवदिया है, वो कोई भी व्यक्ति गांव का किसी को संवाद पहुंचाना होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था उस वक्त। तो संवदिया को अपना संवाद कहते थे, और वो जाकर उस स्थान पर या जिसे भी वो पहुंचाना है वहां पहुंचाता था, और उसी भाव और ढंग से वो संवाद पहुंचाता था जैसे उसे कहा गया है, या जिस इमोशंस के साथ कहा गया है। आज वो सभ्यता नहीं है, और उस तरह की संस्कृति नहीं है जो गांव अंचल विशेष में हुआ करती हैं। और इसी तरह वहाँ पर हरगोबिंद जो है वो कैसे, जो बड़ी बहुरिया है एक परिवार की, जो जिस स्त्री पात्र का इस कहानी में वर्णन है, उसका जो दुख है और वो बेसहारा है, वो कैसे अपना संदेश जो है वो अपने मायके वालों तक पहुंचाना चाहती है, अपनी माँ तक पहुंचाना चाहती है, अपने भाई भाभी तक पहुंचाना चाहती है कि वो कैसा जीवन यापन कर रही है, इसका वर्णन इस कहानी में रेणु ने किया है। और हरगोबिंद जो संवदिया है वो कैसे संवाद लेकर वहां जाता है, और कहकर भी, मतलब वो कहना चाहता है, संवाद पहुंचाना चाहता है जो उसका काम है, लेकिन फिर भी वो नहीं कह पाता। और वो क्यों नहीं कह पाता, किस तरह वो बेसहारा महसूस करता है, वो सोचता है कि वो ये जो जिस पीड़ा को बड़ी बहुरिया जो है वो महसूस कर रही है, मैं क्यों ना उसके परिवार में बता दूं, लेकिन वो नहीं बताता। और संवाद भेजने के बाद भी बड़ी बहुरिया जो है वो चाहती है कि संवाद वहां पर जाकर संवदिया इस संवाद को जो उसने उसे बताया है वो वहां जाकर उसे ना सुनाए। तो वो ये कि उसने ये संवाद संवदिया से क्यों कहा, इस बात पे वो पछतावा कर रही होती है, लेकिन हरगोबिंद भी वहां जाकर संवाद बताकर नहीं आता है। इसी के साथ बड़ी बहुरिया की जो पीड़ा है, कैसे उसके भीतर में जो हाहाकार है, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रही है, इसका वर्णन है। इसी के साथ लोक भाषा की नींव है, यानी जो बिहार की, या यूँ कहें अंचल विशेष की जो लोक भाषा होती है, उसका वर्णन भी रेणु की कहानियों में देखने को मिलता है, और संवदिया में भी देखने को मिला है। उसकी गति, लय, प्रवाह जो है, वहाँ के बोलने का तरीका भी जो इस कहानी में स्थान स्थान पर प्रस्तुत होता है। तो चलिए हम संवदिया पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु पढ़ते हैं, उनका वाचन करते हैं, और कम शब्दों में इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। हरगोबिंद जो है वो एक संवदिया है। संवदिया यानी संदेशवाहक, जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। और वो संदेश जो है वो लिखित रूप में नहीं है, वो मौखिक रूप में है। यानी जो संदेश भेजने वाला है वो
मौखिक रूप से अपनी बात जो है वो संवदिया को बताता है और उसी भाव के साथ संवदिया जो है वो आगे जो संदेश प्राप्त करता है उस तक वो संदेश पहुंचाता है। तो बड़ी हवेली में बड़ी बहुरिया का बुलावा आने पर हरगोविंद को आश्चर्य हुआ कि आज जबकि संदेश भेजने के लिए गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, तो बड़ी बहुरिया ने उसे क्यों बुलाया है। फिर हरगोविंद ने अंदाजा लगाया कि आज अवश्य ही कुछ गुप्त संदेश ले जाना होगा। तो कैसे हरगोविंद को भी जो संवदिया है, गांव में ऐसा माना जाता था कि जो संवदिया का काम करता है उसके जिसके पास कोई काम नहीं होता वो ये संवदिया का काम करता है और वो सारा दिन जो है वो औरतों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और वो जो खाता है और संदेश पहुंचाकर अफर कर सोता है, इस तरह की स्थिति उसकी होती है। यानी जो संदेश वाहक है, जो संवदिया है, उसे गांव वाले इस तरह का समझते थे कि वो कुछ काम नहीं करता है, वो दिन भर इधर से उधर भटकता है और लोगों की बातें सुन सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है और केवल खाता है और सोता है। तो जब बड़ी बहुरिया हरगोविंद को बुलाती है तो उसे आश्चर्य होना लाजमी है। वो सोचता है कि आजकल तो डाकघर का जमाना है, हर कोई डाक भेज सकता है, तो मुझे क्यों बुलाया। तो वो अंदाजा लगाता है, हो सकता है कि कुछ गुप्त संदेश ले जाना हो। बड़ी हवेली पहुंचने पर हरगोविंद अतीत की यादों में खो गया। पहले बड़ी हवेली में नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज बड़ी बहुरिया सूप में अनाज फटक रही है। समय कितना बदल गया है। बड़े भैया की मृत्यु के बाद तीनों भाई परस्पर लड़ने लगे। बड़ी बहुरी जो बहू है कि जेवर कपड़े तक भाइयों ने आपस में बांट लिए। लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। गांव में लेकर जो गांव में अकेली बड़ी बहुरिया ही रह गई थी। तो बड़ी बहुरिया के बारे में वो स्मरण करने लगता है। जब हरगोविंद जो है बड़ी बहुरिया के द्वार पर जाता है और वो उस हवेली को देखता है तो उसे सारी अतीत की यादें उसके दिमाग में पुनः आने लगती हैं और वो याद करता है कि कैसे पहले इस हवेली में नौकर चाकरों की भीड़ हुआ करती थी, कैसे बड़ी बहुरिया जो है वो शान से रानियों की तरह जिया करती थी और सभी काम हर कोई नौकर नौकरानियां कर दिया करते थे। लेकिन अब समय कितना बदल गया है। बड़े भैया के जाने के बाद, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद तीनों जो उनके भाई हैं वो लड़ते रहते थे। बड़ी बहुरिया से भी उन्होंने छल कपट कर सारी जो जायदाद है, जमीन है या जेवर है, कपड़े लत्ते, वो सब कब्जा कर लिया है और वो तीनों भाई जो हैं वो गांव में जाकर बस गए हैं। गांव में केवल अब बड़ी बहुरिया ही बची है और अब वो कैसे संघर्षमय जीवन व्यतीत करती है, आर्थिक तंगी का सामना करती है और अपना जीवन यापन करती है, सारे काम अपने खुद करती है और वो अकेली रहती है। सबसे बड़ी बात इसी के साथ अब बड़ी बहुरिया की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह उधार लेकर अपना खर्च चला रही थी। गांव की मोदियाइन अपना उधार वसूल करने के लिए बैठी थी और बड़ी बहुरिया को कड़वी बातें सुनाती जा रही थी। बड़ी बहुरिया उसका उधार चुकाने की स्थिति में नहीं थी। तो कैसी स्थिति आ गई है बड़ी बहुरिया पर, यानी जो बड़ी बहुरिया है उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जो है उधार चुकाने की स्थिति में अब नहीं रही है। वो उससे जब भी अब वो उधार लेकर अपना जीवन यापन कर रही है और जो उससे उधार वो वापस लेने आता है तो वो उसे कई बातें जो है वो खरी खोटी सुनाता है। मोदियाइन के जाने के बाद बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को बताया कि वह अपनी माँ के पास संवाद भेजना चाहती है। संवाद कहने से पूर्व ही बड़ी बहुरिया रोने लगी। हरगोविंद ने पहली बार बड़ी बहुरिया को इस प्रकार रोते देखा था। उसकी भी आंखें छलछला आई। बड़ी बहुरिया ने फिर दिल को कड़ा करके कहा, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खा के कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब यहाँ नहीं रह सकूंगी। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किसके लिए जीऊं, किसके लिए जीऊं और क्या करके जीऊं। तो वो इस तरह की बात करती है। जो मोदियाइन है वो जब चली जाती है तो बड़ी बहुरिया संवदिया यानी हरगोविंद से बात करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक संवाद सुनाना चाहती हूँ जो तुम मेरी माँ तक पहुँचाओगे और वो
संवाद सुनाने से पहले ही, पूर्व ही, वो उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं, और जब जो हरगोबिंद है वो भी यह देखता है तो उसकी आंखें भी छलछला आती हैं। और इसी के साथ बड़ी बहुरिया जो है वो दिल को कड़ा कर कर कहती है कि माँ और भाभीियों से कह देना कि मैं सारे काम कर लूँगी, उनके बच्चों का जूठन खा लूँगी, और अब मुझसे ऐसे नहीं रहा जा रहा है। अगर मुझे कोई नहीं लेने आया यहाँ पर तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैं कब वो जो लगातार वो बथुआ साग खाकर ही अपना जीवन यापन कर रही है, और वो कहती है कि मैं यहाँ किस लिए जीऊँ, किसके लिए जीऊँ। हरगोबिंद बड़ी बहुरिया के प्रति उसके देवर देवरानियों के व्यवहार को जानता था। उसका रोम रोम कल्पने लगा। उसे लगा कि कैसे देवर देवरानी है। हरगोबिंद उन्हें उन्हें किस प्रकार से घृणा की भाव से उनके बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि क्योंकि वो उन्हें जानता था, उसने बड़ी बहुरिया का अतीत देखा था, तो वो उसके मन में विचार आने लगा कि कैसे उसके देवर देवरानियां हैं, या किस प्रकार का व्यवहार उन्होंने बड़ी बहुरिया के साथ किया है, क्या दुर्दशा बना दी है उन्होंने। बड़ी बहुरिया की दुर्दशा देखकर उसका मन जो है वो बहुत दुखी हुआ। बड़ी बहुरिया हरगोबिंद के जाने के राह खर्च के लिए मात्र 5 रुपए जुटा पाई थी। हरगोबिंद ने यह कहकर राह खर्च लेने से इनकार कर दिया कि राह खर्च का इंतजाम वह स्वयं कर लेगा। और जब जो बड़ी बहुरिया है वो हरगोबिंद को पैसे देने का, यानी राह में जाने के लिए जो पैसे देती है, वो केवल 5 रुपए ही जुटा पाती है। और किस प्रकार से हरगोबिंद इससे लेने से इनकार कर देता है, और वो कहता है कि मैं उन 5 रुपए का इंतज़ाम, जो भी सफ़र में किराया लगेगा उसका इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। हालांकि जो हरगोबिंद है उसके पास इस किराए का इंतज़ाम करने के लिए भी पैसे नहीं होते, लेकिन बड़ी बहुरिया की दशा देखकर वह उनसे पैसे नहीं ले पाता। संवदिया अर्थात संदेशवाहक का कार्य प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। यह प्रतिभा जन्मजात होती है। संवदिया को संवाद का प्रत्येक शब्द याद रखना होता है। उसी सुर और उसी स्वर में ठीक उसी ढंग से संवाद सुनाना आसान काम नहीं है। परंतु संवदिया के विषय में गांव वालों की जो धारणा है वो सही नहीं थी। उनके अनुसार निठल्ला, पेटू और कामचोर व्यक्ति ही संवदिया का काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी ना हो। गांव वालों के अनुसार संवदिया औरतों की मीठी मीठी बातों में आ जाता है और बिना मजदूरी लिए कहीं भी संवाद पहुंचाने को तैयार हो जाता है। तो किस प्रकार आप देख रहे हैं कि संवदिया का काम जो है, जो संदेशवाहक है, उसका काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसे वो प्रत्येक शब्द याद रखना होता है, उसी स्वर और सुर में उसी ढंग से संवाद को सुनाना होता है। जो प्राप्त करता है उस तक वो संवाद पहुंचाना होता है। लेकिन गांव वाले किस प्रकार की धारणा रखते थे? वो समझते थे जिसके ऊपर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, जो औरतों की मीठी मीठी बातों में फंसा रहता है, उनसे बिना मजदूरी लिए ही काम करता है, वो संवदिया है। पति के मृत्यु के बाद बड़ी बहुरिया अभावग्रस्त एवं कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। हरगोबिंद के मन में कांटे की चुभन हो रही थी, क्योंकि उसे बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसे याद आ रहा था। उसके संवाद में उसके हृदय की वेदना, उसकी बेबसी, उसका दुख झलक रहा था। हरगोबिंद उसकी पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर रहा था। मन की इस चुभन को छुटकारा पाने के लिए उसने अपने जो सहयात्री से बातचीत करने का उपाय सोचा। तो किस प्रकार जो है बड़ी बहुरिया अभावग्रस्त जीवन जी रही थी, यानी सभी चीज़ों का अभाव था उसके जीवन में, चाहे वो पारिवारिक सदस्य हो, चाहे आर्थिक तंगी हो या खाना हो, हर चीज़ की कमी को वह महसूस कर रही थी और कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। हरगोबिंद को वो सारी बातें जो हैं उसके कानों में पुनः स्मरण हो रही थी जब वो राह पे निकल जाता है संवाद सुनाने के लिए, उस सफ़र पर निकलता है। तो जिस समय वो ये सब बातें याद कर रहा होता है कि जो संवाद है वो किस प्रकार सुनाया है बड़ी बहुरिया ने उसे, किस वेदना के साथ, किस बेबसी और दुख के साथ, तो उस पीड़ा से हटने के लिए उसे वो भीतर तक महसूस कर रहा होता है। उस पीड़ा से हटने के लिए वो क्या करता है, अपने जो साथ वाला पैसेंजर होता है उससे वो बात करना शुरू कर देता है, बातचीत करने का उपाय निकालता है। वो सोचता है कि शायद मैं इनसे बात करूंगा तो मैं उन सारी पीड़ाओं को, जो संवाद है या जो दुख पहुंचा रहा है बड़ी बहुरिया का उसके मन में,
उसे वो भुला पाएगा और उसका जो मन है वो शांत हो जाएगा। लोग संवदिया की बहुत खातिरदारी करते थे, उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह लंबी यात्रा करके उनके प्रियजनों का संदेश उन तक लाता था। उसे अच्छी तरह भोजन कराया जाता था। भरपेट भोजन करने के बाद संवदिया यात्रा की थकान उतारने के लिए भी गहरी नींद सोता था। परंतु बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने पर जब हरगोबिंद के सामने कई प्रकार के व्यंजनों से भरी थाली आई तो उससे खाना खाया नहीं गया। उसे रह रहकर बड़ी बहुरिया का ध्यान आ रहा था कि वह बथुआ साग खाकर उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माँ ने बहुत आग्रह किया कि हरगोबिंद से ज्यादा खाना ही नहीं खाया गया, लेकिन जो माँ है, यानी किसकी माँ, बड़ी बहुरिया की जो माँ है वो हरगोबिंद से लगातार कह रही थी और खाना खाने को, या वो परोस रही थी उसे, लेकिन हरगोबिंद से वो खाना खाया ही नहीं जा रहा था। वह सोच रहा था कि बड़ी बहुरिया किस प्रकार बथुआ साग उबालकर खा रही होगी। उसके सामने तो इतने स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तो पड़े ही नहीं हैं जो इस समय हरगोबिंद के सामने पड़े हैं, ये सामने रखे हुए हैं। और जो संवदिया है उसकी बहुत खातिरदारी हुआ करती थी, जहाँ वो संदेश जो है वो पहुंचाने जाया करता था लंबी यात्रा करने के पश्चात। तो क्या होता था, अब तो ऐसी वहां पर वो थकान भी उतारा करता था, लेकिन आज स्थिति दूसरी थी। आज स्थिति वैसी नहीं थी। बड़ी बहुरिया जब वो मायके में वहां पहुंचता है तो हरगोबिंद को कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसके सामने व्यंजनों की थाली पड़ी होती है पर वो खाना नहीं खा पाता। बार बार आग्रह किया जाता है फिर भी वो इनकार कर देता है। हरगोबिंद बड़ी बहुरिया का सही संदेश बूढ़ी माँ को नहीं सुना पाया था। इसी चिंता में रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में विचारों का संघर्ष चल रहा था। वो इसी विचार और इसी कश्मकश में था कि वो यह संदेश जो बड़ी बहुरिया ने उसे दिया है, क्या वो उसकी माँ तक, यानी बड़ी बहुरिया की माँ तक वह संदेश पहुंचा सके या नहीं पहुंचा पाएगा। वो सोच रहा था कि क्या उसे ये बता देना चाहिए कि उनकी जो बेटी है वो किस स्थिति में जी रही है, वो किस प्रकार के कष्टमय जीवन को व्यतीत कर रही है, पर वह इसी कश्मकश में पूरी रात निकाल देता है। हरगोबिंद के मन में बड़ी बहुरिया और अपने गांव के प्रति बहुत सम्मान था। वह बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी मानता था। वह सोच रहा था कि यदि गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर मायके चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा। वह किस मुंह से यह संदेश दे कि बड़ी बहुरिया उसके गांव में बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। वह कष्ट में है, इसीलिए उसे अपने पास बुला लो। यह संवाद सुनकर लोग उसके गांव के नाम पर थूकेंगे। अपने गांव की बदनामी के भय से हरगोबिंद बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुना सका। हरगोबिंद ने सोचा कि हरगोबिंद को अपने गांव से और बड़ी बहुरिया से बहुत लगाव था। हरगोबिंद जो है वो अपने गांव की लक्ष्मी मानता था बड़ी बहुरिया को, पर उसी के साथ वो अपने गांव से भी बहुत प्रेम करता था। एक पल वो सोच रहा था, इसी कश्मकश में था, वो सोच रहा था कि क्या वो संदेश सुना दे, और वो दूसरी ओर सोचता है कि वो अगर संदेश सुना देगा तो उसके गांव की बहुत बदनामी हो जाएगी, तो इसीलिए वह उसकी माँ तक वह संदेश नहीं पहुंचाता। जलालगढ़ पहुंचकर हरगोबिंद ने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर संवाद ना सुना पाने के कारण माफी मांगी। उसने कहा कि वह बड़ी बहुरिया के बेटे के समान है। बड़ी बहुरिया उसकी माँ के समान है, पूरे गांव की माँ के समान है। वह उससे आग्रह करता है कि वह गांव छोड़कर ना जाए, तथा साथ ही संकल्प लेता है कि वह अब निठल्ला नहीं बैठा रहेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा तथा उसके सब काम करेगा। बड़ी बहुरिया स्वयं अपने मायके संदेश भेजने के बाद से ही पछता रही थी। तो किस प्रकार इस कहानी के माध्यम से किस प्रकार जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं उन्होंने एक अंचल विशेष की कहानी बताई है कि गांव में संवदिया क्या कार्य करता है और वो कैसे उन संदेशों को पहुंचाता है, और वो संदेश पहुंचाना कितना कठिन कार्य है, यानी उन्हीं भावों के साथ वो पहुंचाना कितना कठिन कार्य है। और जो बड़ी बहुरिया है, जो गांव में जो रह रही स्त्री है, उसकी स्थिति किस प्रकार से कष्टमय है। जो हरगोबिंद है वो पैर पकड़कर कहता है बड़ी बहुरिया से कि वो उसके सारे काम करेगा, वो संदेश नहीं पहुंचा पाया और वो बहुत
हरगोबिंद जो है वो काफ़ी लंबा सफ़र तय कर आता है। वो रास्ते भर चल कर आता है एक गांव से दूसरे गांव तक, और वो आते ही बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब उठता है, बड़ी बहुरिया उसका इलाज करती है, उसे कुछ खिलाती है। तो जब वो उठता है तो रोने लगता है और एक उदासी सी होती है उसके चेहरे पर, और वो कहता है कि बड़ी बहुरिया, तुम इस गांव को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें सब यहाँ सम्मान देंगे, मैं तुम्हारे लिए कार्य करूँगा और तुम मुझे अपना बेटा ही समझो। मैं इस तरह कार्य नहीं करूँगा, मैं निठल्ला नहीं बैठा रहूँगा और हर वो काम करूँगा जो तुम चाहती हो, और मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। और मन ही मन जो बड़ी बहुरिया है वो स्वयं यह सोच रही होती है कि जो उसने संदेश भेजा है, वो जो संवदिया है वो उसकी माँ तक ये संदेश ना पहुँचाए। वो खुद पछता रही होती है। किस प्रकार इस कहानी के माध्यम से मानवीय संवेदना की जो संवदिया है, एक मानवीय संवेदना यानी भावों को कैसे व्यक्त करते हैं। एक गांव में ही कैसी 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 परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं, किस प्रकार की मानसिकता होती है वहाँ के लोगों की, और जो स्त्री है, जो बड़ी बहुरिया है, वो कैसे अपना जीवन यापन करती है, कैसा कष्टमय जीवन जीती है और फिर भी सहनशील बनी रहती है। और उसका जो त्याग है वो कैसे संवदिया को, उसके दिल को पिघला देता है, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो इसी कहानी से जुड़ा हुआ आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।